नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर स्वागत है आपका प्रतिदिन कृषि ज्ञान में। गेहूं की फसल में मार्च अप्रैल में बढ़ता तापमान सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर इस समय पर हमने सही प्रबंधन नहीं किए और इस समय पर इन अवस्थाओं पर यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो लगभग 20 से 30% तक गेहूं की फसल में उत्पादन में घाटा हमें लग सकता है। तो आज हम एक एक करके इन कारणों के बारे में चर्चा करेंगे कि तापमान कितना बढ़ेगा जब आपको इस तरीके का नुकसान हो सकता है, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा और क्या मैनेजमेंट इसका होने वाला है। इन सारे कारणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक आप हमारे साथ में बने रहें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और गेहूं की फसल में जैसे कि अभी भी फरवरी का लास्ट वीक चल रहा है और इस समय पर यदि हम दिन का तापमान देखें जिस रीजन में हम हैं, यहाँ पे जो दिन का तापमान है वो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 29 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। और रात के टेम्परेचर की बात हम करें तो वो लगभग मिनिमम हम देखें तो 16 डिग्री सेल्सियस तक वो रात का टेम्परेचर रहता है। जब फरवरी के लास्ट वीक में तापमान इस तरीके का है तो फिर हमारी जब मार्च अप्रैल का समय होगा तो उस समय पर लाजमी है कि तापमान बढ़ेगा। हमारी जो गेहूं की फसल है वो उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्टेज पर इसी समय पर होती है। तो इस समय पर हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है। गेहूं की फसल में तापमान का मुख्य रूप से प्रभाव इन 3 अवस्थाओं पर पड़ता है, क्योंकि उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था भी हमारी गेहूं की यही होने वाली है। पहली स्टेज बूटिंग स्टेज, इसके बारे में मैं पूर्व में भी वीडियो में आपसे चर्चा कर चुका हूँ, गबोट अवस्था जिसको आप बुलाते हैं। दूसरी फ्लावरिंग स्टेज और तीसरी आपकी मिल्किंग या डो अवस्था जिसको हम बुलाते हैं। इन 3 अवस्थाओं पर मुख्य रूप से तापमान का प्रभाव पड़ता है। अब ये 3 अवस्थाओं पर अलग अलग से कैसे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कुछ लेट सोन वेराइटियां हैं या फिर लेट सोइंग कंडीशन में आपने गेहूं को लगाया है। अब भी जैसे हम इस क्षेत्र में हैं, इस रीजन में हैं, बहुत से खेतों में हम देख पा रहे हैं कि गेहूं जो अपना है वो फ्लावरिंग अवस्था पर है। और बहुत सी खेतों में ऐसी कंडीशन है जहाँ पर गबोट अवस्था में आ रहा है और कुछ जगह पर ये डो अवस्था पर आ चुका है। और इस समय पर तापमान भी जो है उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। 28 से 29 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान जा रहा है, रात का भी तापमान ऊपर नीचे हो रहा है। तो तापमान में भी वेरिएशन आ रहा है लगातार। और यही मुख्य अवस्थाएं हैं जिन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो मुख्य रूप से इन 3 अवस्थाओं पर तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ने लगता है तो फिर इस समय पर हीट का प्रभाव सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल में होता है। तो इस समय पर आप क्या प्रबंध कर सकते हैं, क्या प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए, किस तरीके से मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो किसान साथियों, आप ये सुनिश्चित कर लें कि जब तापमान बढ़ रहा है तो आपके खेत में नमी पर्याप्त हो। नमी यदि नहीं है इन अवस्थाओं पर, बूटिंग अवस्था पर या फ्लावरिंग पर या फिर आपकी मिल्किंग अवस्था या डो अवस्था पर, इस अवस्था पर यदि आपके खेत में पर्याप्त नमी नहीं है और तापमान बढ़ने लगा है, तापमान बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, तो फिर आप उस अवस्था पर अपने खेत में हल्की सिंचाई करें, नमी बनाकर रखें ताकि हमारी फसल हीट से लड़ सके और बढ़ते तापमान से वो अपने आप को सुरक्षित कर सके, उत्पादन पर किसी भी तरीके का प्रभाव ना पड़े। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है किसान साथियों कि आप जो है हल्की सिंचाई अपनी गेहूं की फसल में करें। मैं पूर्व में भी वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, 3-4 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें सभी स्टेजों की गेहूं के 6 प्रकार की स्टेजेस मैंने उसमें बताई थी और कौन सी स्टेज पर पानी आपको देना चाहिए, पूरी चर्चा हमने उसमें की है, आप वीडियो जा करके देख सकते हैं। और उसमें मुख्य अवस्था बूटिंग अवस्था के बारे में मैंने चर्चा की थी। उसमें बताया था किसान साथियों कि उस अवस्था पर आप पानी के साथ में और भी अगर पोषक तत्वों का मैनेजमेंट करते हैं तो हमारी फसल के पकने तक, एंड तक हमको जो है फसल तापमान बढ़ रहा है या फिर किसी भी तरीके के रोग दोष हैं उनसे लड़ने की क्षमता फसल को हमारी को मिलेगी। यदि आपकी बूटिंग स्टेज पर है अभी और तापमान आपके एरिया में बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, तापमान बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि हीट लग सकती है फसल को, उत्पादन हमारा घट सकता है, तो फिर आप अपनी बूटिंग अवस्था पर हल्की सिंचाई करें। और स्प्रे में मैंने आपको मोस्टली रिकमेंडेड किया था कि आप 0050 के स्प्रे इसमें करें, जिसमें आपका 50% आपका पोटास और 17.5 से 18% के बीच में आपका सल्फर होता है। ये दोनों ही पोषक तत्व हमारे गेहूं की फसल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोटास की यदि मैं बात करूं तो पोटास आपके दाने में चमक, उसका वजन बढ़ाना और आपकी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है उसमें जो आपका भोजन बन रहा है
पत्तियों से बाली तक ले जाने का काम पोटास करता है। और आपका सल्फर है वो भी आपकी फंगस जनित जो बीमारी हो गई स्ट्रेस फ्री करने के लिए पौधे को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यदि इस तरीके का प्रबंध आपने पूर्व में ही कर दिया है तो फिर ईट से लड़ने की फसल को हमारी को बहुत सहायता मिलेगी इसमें। और मैं बात करूं किसान साथियों कि यदि आपकी फ्लावरिंग स्टेज पर है और फिर तापमान बढ़ गया है उस समय पर या फिर किसी भी तरीके की आप इन तीनों अवस्थाओं में से किसी भी तरीके की अवस्था आपकी खेत में और तापमान बढ़ रहा है तो आप 0050 के अलावा आप KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट इसका भी आप स्प्रे यदि करते हैं तो इसमें दो पोषक तत्व इसमें मुख्य रूप से होते हैं। 13-0-45 13% इसमें नाइट्रोजन होता है और 45% इसमें पोटास होता है। तो किसान साथियों इसमें नाइट्रोजन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बढ़ते तापमान में स्ट्रेस की कंडीशन में। यदि आप इसका स्प्रे नहीं करना चाह रहे तो फिर 2% यूरिया का घोल बना करके आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपकी फसल को स्ट्रेस से बचाने के लिए। मैं यूरिया रिकमेंडेशन कर रहा हूँ इस समय पर जब स्ट्रेस की कंडीशन हो उस अवस्था पर, ना कि आपको किसी भी ऐसे ही स्प्रे कर लेना है कि आपकी फ्लावरिंग अवस्था चल रही है। फ्लावरिंग अवस्था पर किसान साथियों मोस्टली तो आपको रिकमेंड ही नहीं किया जाता कि आप खेत के अंदर जाएं। हल्की यदि सिंचाई भी आपको करना है तो हल्की सिंचाई जिस तरीके से आपके मेड़े आपने जो बना रखी होती हैं उनमें से ही आपको हल्का पानी छोड़ना पड़ता है खेत में ताकि नमी बनी रहे। बाकी का आपको खेत में नहीं घुसना होता उस टाइम पर, क्योंकि फ्लावरिंग जब अवस्था होती है गेहूं की तो उस समय पर परागकण बन रहे होते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया उस समय पर चल रही होती है। तो उस समय पर हमको फील्ड में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और स्वयं के ही परागकणों के द्वारा ये फसल निषेचित होती है। तो रिकमेंड किया जाता है कि आप फील्ड में ना जाएं और ताकि हमारे परागकणों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, परागकण झड़े नहीं या फिर टूटे नहीं। तो उस समय पर आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप फसल में ना जाएं। तो यदि ये सब अवस्था पर है तो फिर आप हल्की सिंचाई करें। फ्लावरिंग अवस्था पर यदि है तो फिर आप किसी भी तरीके का स्प्रे करने के लिए फील्ड में ना जाएं। यदि फ्लावरिंग अवस्था पर है तो उस समय पर सिर्फ आप हल्की सिंचाई करें जिससे अपनी फील्ड जो है ईट स्ट्रेस से बच सके। और यदि आपने बूटिंग स्टेज पर ही स्प्रे कर लिए थे तो फिर आपको बहुत हद तक इसमें जो है फिर आपको किसी भी तरीके का स्प्रे करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है तो फिर हल्की आप सिंचाई बस कर सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों मैं आपको बता रहा था कि आप जो है KNO3 का आप स्प्रे करें। इसका भी जो है आप 0.5 से 1% तक का घोल बनाकर प्रति लीटर के हिसाब से यदि आप स्प्रे करते हैं बूटिंग स्टेज पर या फिर मिल्किंग या डो अवस्था पर। फ्लावरिंग अवस्था पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, उस समय पर आपको किसी भी तरीके का स्प्रे नहीं करना। उस समय पर आप हल्की सिंचाई बस कर सकते हैं। इन दो अवस्थाओं पर मोस्टली आपका बूटिंग और आपकी डो अवस्था पर, इस अवस्था पर आप स्प्रे कर सकते हैं। और इसमें भी आपको मैंने बताया 0050 का आप स्प्रे कर सकते हैं 0.5 से 1% का प्रति लीटर के हिसाब से। और वही आपका 13-0-45 इसका भी आप जो है 0.5 से 1% तक का प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके यदि आप स्प्रे करते हैं ईट से जो है हमारी फसल बचेगी और किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होने वाला। क्योंकि जो ईट के प्रभाव होते हैं किसान साथियों आपको बता दूं, इससे हमारा दाना छोटा रह जाएगा, दाना झुर्रियोंदार होगा और वजन दाने का कम हो जाएगा, उत्पादन सीधा घटेगा। 20 से 30% तक उत्पादन हमारा घटने का ईट से चांस रहता है। तो इस तरीके से जो है आप ईट से अपनी फसल को बचा सकते हैं। और सबसे मोस्टली तो यही रहेगा कि आप पर्याप्त नमी अपने खेत में बनाकर रखें यदि तापमान बढ़ रहा है तो उस अवस्था में। इस तरीके का यदि आप प्रबंध करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जो है ईट से अपनी फसल को आप बचा सकते हैं। और प्रबंधन की मैं यदि बात करूं तो किसान साथियों हमको सबसे पहले तो यदि आप इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट यदि करते हैं, हमें फसल जैसे अपने लगाई है शुरू से ही यदि हम थोड़े थोड़े मैनेजमेंट कर रहे हैं, जैसे कि हमारी फसल में किसी भी तरीके के बीड नहीं आ रहे और भी हम बातों का यदि ध्यान रख रहे हैं तो फिर हमारी फसल को इस तरीके की जो परिस्थितियां आती हैं लास्ट में उनसे एक साथ लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब जैसे कि तापमान बढ़ रहा है और अब फसल को इस समय पर नमी की भी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, पोषक तत्वों की भी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और तापमान भी बढ़ रहा है, तापमान से भी लड़ना है। तो इस समय पर हमारी फसल जो है यदि किसी भी तरीके के बीड इसमें है तो वो यदि हमने पूर्व में ही मैनेजमेंट कर ली है, बीड फ्री हमको फसल इस समय पर रखना है जब तापमान बढ़ रहा है। क्योंकि आप सिंचाई करोगे तो उसके लिए फिर बीड भी कंपटीशन करेगा, पोषक तत्वों का आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसके लिए भी फिर वो कंपटीशन करेगा।
तो बीड फ्री हमको फसल रखना है, सिंचाई पर्याप्त आपको इसमें रखनी है, स्प्रे जो मैंने आपको बताए वो स्प्रे आप इसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके के यदि आप समन्वित प्रबंधन यदि करते हैं इसमें, तो फिर निश्चित तौर पर हमें हमारी फसल को जो है हम हीट से या फिर बढ़ते तापमान से बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि जानकारी अच्छी लगी तो अपने किसान भाइयों के साथ में शेयर जरूर करें, और इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद किसान।